Good morning to all of you. Let's continue chapter number 4, Chemical Kinetics. Chemical Kinetics. In previous lecture, we discussed the relation between a rate of reaction and stoichiometric coefficient. In this lecture, we discuss a very important and new term, that is rate law expression. That is a rate law expression. That is a rate law expression, or it is simply known as rate law equation. Rate law equation. Rate law equation. That's right. And also discuss a new term, that is a rate constant. That is rate constant. Okay, rate constant, it is represented by K, and its other name is a specific rate of reaction. A specific rate of reaction. And number third is order of a reaction. That is very important term, order of reaction. चलिए, तो ये जो हमारी आज का वीडियो है उसके अंदर हम रेट लो इक्वेशन या रेट लो एक्सप्रेशन, ठीक है, उसके बाद में रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेट लो एक्सप्रेशन. रेट लो एक्सप्रेशन क्या होता है. देखिएगा, अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक जर्नल इक्वेशन है और आई हैव अ जर्नल इक्वेशन, और वो जो जर्नल इक्वेशन है देखिएगा वो क्या है, दैट इज रिएक्टेंट आर एंड कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पी. लीजिए, दैट इज अ जर्नल इक्वेशन. दैट्स राइट. अब ये जो हमारे पास में एक जर्नल इक्वेशन या जर्नल जो रिएक्शन हो रही है, अगर मैं इसका आपको कहूँ कि मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बता दीजिए, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस. अगर इस इक्वेशन के लिए मैं आपको पूछूं, प्लीज टेल मी रेट ऑफ रिएक्शन. अब आप इस इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन बताएंगे तो किसका अकॉर्डिंग बताएंगे, तो इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आप बताएंगे किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स. अब तक जितना हमने डिस्कस किया है केमिकल काइनेटिक्स, इस केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग रिएक्शन का रेट क्या होगा, तो आप सिंपली कहेंगे कि सर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अगर आप इस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं तो होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम. और रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं तो रेट पॉजिटिव आए, इसलिए आपको यहाँ पर एक नेगेटिव साइन और प्लेस करना पड़ेगा, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन. प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में हम जर्नली कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है ना. बाकी प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स. अब सुनिएगा, अगर हम बात करें थोड़ा सा, कहाँ की बात करें बेटा, अगर हम बात करें थोड़ा सा क्लास 11th और क्लास 11th का भी जो चैप्टर था वो था 7, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम. और वो जो केमिकल इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा चैप्टर, उसमें कहीं पढ़ा है, क्या डिस्कस किया हुआ है, उसमें कहीं पढ़ा है हमने लॉ ऑफ मास एक्शन. law of mass action. That's right, law of mass action.
ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता था? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता था कि ये जो आपके पास रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो रेट होगा, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? जो रिएक्टेंट आपके पास में है उस रिएक्टेंट के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट्स राइट। और ये जो आपका रिएक्टेंट है, अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो, नंबर ऑफ मोल्स जो है मान लीजिएगा वो हो स्मॉल a, दैट्स राइट। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इसके स्मॉल a, दैट इज स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसे हम करेंगे इसके पावर्स के फॉर्म में चला जाएगा। ये होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जो है, दैट्स राइट। लॉ ऑफ मास एक्शन का अकॉर्डिंग रिएक्शन का रेट ये होता है। बट अगर हम इस लॉ ऑफ मास एक्शन को यहाँ पर अप्लाई करें और अब रिएक्शन का रेट लिखें अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू, ये रेट ऑफ रिएक्शन किसका अकॉर्डिंग था? लॉ ऑफ मास एक्शन का अकॉर्डिंग था, दैट्स राइट। लॉ ऑफ मास एक्शन का अकॉर्डिंग था। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? उसके अकॉर्डिंग जो रिएक्शन का रेट है बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट आर। आर का जो एक्टिव मास है, एक्टिव मास का मतलब मोलरिटी, याद रखना है। ये जो बड़ा ब्रैकेट लगा के लिखते हैं दैट इज एक्टिव मास, एक्टिव मास, ठीक है। और इस एक्टिव मास को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं मोलरिटी के फॉर्म में, दैट इज मोलरिटी। तो एक्टिव मास ऑफ आर, ठीक है। और देखिएगा ये जो आर का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ए, ये ए भी इसके पावर के फॉर्म में होता है, लेकिन ये जो पावर है ये पावर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये पावर जो है ये इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट था ये ए, ये भी हो सकता है और इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। इस पावर को मैंने कह दिया है अल्फा, ये लीजिए ये होगा, ठीक है। अब याद रखना है अल्फा जो है ये किसके बराबर हो सकता है? ये बराबर ए भी हो सकता है और ये नॉट इक्वल टू ए कुछ और भी हो सकता है। अब आप कहेंगे कि सर हमें क्या पता लगेगा क्या होगा ये अल्फ़ा? तो बेटा जो अल्फ़ा है ये अल्फ़ा केवल प्रैक्टिकली ही कैलकुलेट किया जाएगा, दैट कैलकुलेट ओनली बाई प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकली ही कैलकुलेट करेंगे, दैट्स राइट। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है किसके? एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के और उसके पावर के। पावर क्या होगी? तो उसका वो जो नंबर ऑफ मोल्स जो था वो ए, वो उसकी पावर के फॉर्म में आ जाएगा। बट ये ए भी हो सकता है, ए से डिफरेंट भी हो सकता है, ये केवल प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया जाएगा। दैट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, दैट इज अ रेट लॉ एक्सप्रेशन, दैट्स राइट, दैट इज अ रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब आप कहेंगे कि सर ये है लॉ ऑफ मास एक्शन, ये जो है आपने ये लिखा है ये है रेट लॉ एक्सप्रेशन, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? बेटा देख लीजिए दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो देखिएगा। लॉ ऑफ मास जो एक्शन है इसमें रिएक्शन ये पूरा का पूरा थियोरिटिकली कैलकुलेट किया जाता है, याद रखना है, थियोरिटिकली कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। जो सीधा का सीधा रेट ऑफ रिएक्शन है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या एक्टिव मास, और जो नंबर ऑफ मोल्स जो है ना इसके ये वाले, ये सीधे उसकी पावर के फॉर्म में होते हैं, थियोरेटिकली होता है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। बट प्रैक्टिकली जब इस रिएक्शन का रेट कैलकुलेट किया जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के कंसंट्रेशन या आर के एक्टिव मास के, बट उसका जो पावर है वो पावर ए भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, दैट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को मैच करते, दोनों को मिला दें और दोनों को मिला देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिस होता है और रेट ऑफ रिएक्शन इसके भी बराबर है। तो दोनों को अगर कंबाइंड कर दिया जाए, बोलिए क्या आ जाएगा? दोनों को कंबाइंड करेंगे तो माइनस डी आर अपॉन डी टी, दैट इज रेट लॉ इक्वेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन ये था, ये डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ आर, और इसकी पावर होगी कुछ ना कुछ, इट मे बी अल्फ़ा बीटा गामा 1 2 3 ABCD कुछ भी हो सकता है, दोनों को कंबाइंड करें तो आपके पास ये आ जाएगा। दैट्स राइट, ये लीजिएगा। अब अगर हम इसको या इसको दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो इसको जैसे ही हम यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपके पास में रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो हमें यहाँ से प्रोपोर्शनल को रिमूव करने पर इक्वल, और हमें एक कांस्टेंट यहाँ से यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ के, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ आर, और पावर के फॉर्म में क्या होगा उसकी, यह लीजिए। अब यहाँ से जो आपने के यूज़ किया है, सेम ऐसे यहाँ से भी इस प्रोपोर्शनल को अगर हम यहाँ से रिमूव करें तो फिर हमें यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल को अगर यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पर भी आपको एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। तो यही इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में हो जाएगी, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, प्रोपोर्शनल को हटाया इज इक्वल टू आप लगाएंगे के, और फिर आपको लिखना है आर की पावर अल्फा, ऐसा भी इसे लिखा जा सकता है। दैट्स राइट, ये लीजिए। और इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं, ये लीजिए, दैट इज रेट लो एक्सप्रेशन, दैट इज रेट लो एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बन गया है ये वाला, और ये जो हमारे पास बन गया है, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म से कह सकते हैं रेट लो इक्वेशन, दैट इज रेट लो इक्वेशन, ठीक है। ये जो था ये एक्टिव मास के अकॉर्डिंग था, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, पावर जो है ना वो सीधी उसके नंबर ऑफ मोल्स होती है पावर, ये था लॉ ऑफ एक्टिव मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट रेट लॉ इक्वेशन थोड़ा सा उससे डिफर होता है, वहाँ पावर नंबर ऑफ मोल्स या स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग होती है, बट जब प्रैक्टिकली हम रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करते हैं तो इट मे बी डिफर, जो डिफर है वो अगर आपने लगाया है तो ये बनेगा रेट लॉ इक्वेशन। दोनों तरीके से अगर हम कंबाइंड करें तो बनेगा हमारे पास रेट लॉ इक्वेशन। अब यहाँ से देखिएगा, ये जो रेट लो इक्वेशन आपके अंदर बना है, आपके पास में आया है, उसके अंदर ये जो के आपने यहाँ यूज किया है, दैट के, यहाँ पर आपने जो के जो यूज किया दैट इज रेट कांस्टेंट, दैट इज रेट कांस्टेंट, और इसी को ही कहा जाता है स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, इसी को ही कहते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो रेट कांस्टेंट होता है के, इसे आप डिफाइन कर दीजिए, हाउ कैन यू डिफाइन द रेट कांस्टेंट के। ये जो रेट कांस्टेंट आपके पास आया है के, इसे डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। तो इस के को डिफाइन करना है, के को डिफाइन करना है तो बस एक काम कर दीजिए, क्या काम कर दीजिए, देखिएगा अब हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ के का डेफिनेशन। तो एक बात काम कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इफ़, क्या कि जो आपके पास रिएक्टेंट का एक्टिव मास है ना, इसको 1 मान लीजिए। अगर रिएक्टेंट का एक्टिव मास 1 होगा तो यहाँ जैसे 1 प्लेस करेंगे, 1 की पावर आप कुछ भी करो, क्या रहेगा, हमेशा 1 ही आएगा आपका। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, के। ऐसे यहाँ से 1 रखेंगे तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा। दैट्स राइट, इफ़ आर इज 1 देन क्या होगा, then rate of reaction is equal to क्या होगा, is equal to k हो जाएगा। तो बोलो रिएक्शन का जो रेट है वही किसके बराबर होगा, वही आपका हो जाएगा रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, डिफाइन हम कर सकते हैं, हम लिखेंगे रेट कांस्टेंट मे बी defined as the rate of the reaction when, as the rate of the reaction when the molar concentration, when the molar concentration of each reactant
is taken as unity. That's right. That is why the rate constant is also called, ले लीजिए, ठीक, रेट कांस्टेंट मे बी डिफाइन एज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। कब रेट ऑफ रिएक्शन? जब आपने जितने भी रिएक्टेंट है उनका मोलर कंसंट्रेशन कितना लिया हुआ है, यूनिट 1 अगर आपने ले लिया है तो रेट ऑफ रिएक्शन ही किसके इक्वल होगा, रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा। और रेट कांस्टेंट जो होता है आपका के, उसी को ही क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। दैट्स राइट। ये हो गया के का डेफिनेशन, ठीक है। चलो अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा, और इसे फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है कि N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस में N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B आपस में रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, बन रहा है प्रोडक्ट। दैट्स राइट। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, अब ये मैं किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन आपको याद होना चाहिए, सीधा थ्योरेटिकली काम करता है। तो थ्योरेटिकली जो होगा वो होगा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ ए, और ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये सीधे इसके पावर के फॉर्म में मल्टीप्लाई बाई प्रोडक्ट, ठीक है ना, किसका, एक्टिव मास ऑफ बी, और सीधे ये नंबर ऑफ मोल्स किसके फॉर्म में होंगे, पावर्स के फॉर्म में। ये होता है लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। बट हमें यहाँ लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं लगाना है, हमें लिखना है इसका रेट लो एक्सप्रेशन। तो अब आपको इसको लिखना है रेट लो एक्सप्रेशन, रेट लो एक्सप्रेशन लिखना है। तो रेट लो एक्सप्रेशन क्या कहता है, वो कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्टिव मास ऑफ ए, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ बी, ठीक है। अब देखिए ए की जो पावर है वो ए की पावर कुछ भी हो सकता है, ये जो N1 है ये भी हो सकती है और इसके अलावा कुछ भी हो सकती है। ऐसे B की जो पावर है N2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन में ये दोनों पावर्स यही रहेंगी, थ्योरेटिकली वैल्यू होती है ये दोनों यही लिखनी होती है लॉ ऑफ मास एक्शन में। बट रेट लो एक्सप्रेशन में प्रैक्टिकली जब रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करते हैं तो ये दोनों के दोनों कुछ भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं और कुछ और भी हो सकते हैं। दैट इज रेट लो एक्सप्रेशन, दैट इज रेट लो एक्सप्रेशन, ठीक है। और अगर हमने यहाँ से इक्वल को हटा दिया तो फिर क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास हो जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, और आपको यहाँ से कांस्टेंट प्लेस करना पड़ेगा कि, ठीक है, एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी, ठीक है। ए की पावर कुछ ना कुछ होगी, बी की पावर कुछ ना कुछ होगी। अब यहाँ से आपने जो के लगाया है दैट के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिएगा जो यहाँ का से आपका रिएक्टेंट है ए और बी, अगर यहाँ से जो ए का एक्टिव मास है, बी का एक्टिव मास है, अगर ये दोनों 1 हो जाए तो ये भी 1, ये भी 1 1 की पावर कुछ भी करो 1 होने वाला है। तो बताइएगा इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में भी जो रिएक्शन का रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, बेटा इस कंडीशन में भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन ये इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट के इक्वल ही हो जाएगा। यह लीजिए, दैट्स राइट। ये हो गया आपका रेट लो एक्सप्रेशन, रेट लो एक्सप्रेशन या रेट लो इक्वेशन और रेट कांस्टेंट के या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, दैट्स राइट। अब हम दो चीज़ और डिस्कस करेंगे। पहला जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, देखिएगा
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डेफिनेशन तो होता ही होता है इसका कुछ ना कुछ, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पहले कैलकुलेट करना सीख लीजिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? जो आपने रेट लो इक्वेशन लिखी हुई है, जो आपने रेट लो इक्वेशन जो लिखी हुई है, ये आपके पास रेट लो इक्वेशन है। इस रेट लो इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट की पावर्स है, ये अल्फा और बीटा, अगर इन पावर्स का सम कर दिया जाए तो जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को ही कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दैट्स राइट, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ये इक्वल होता है सम ऑफ पावर्स ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लो इक्वेशन ऑफ एनी रिएक्शन। दैट्स राइट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन क्या बन जाएगा बेटा? देखिएगा, अगर आपको यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन लिखना पड़े तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन बनेगा द सम ऑफ द पावर्स या एक्सपोनेंट्स पावर्स to which the molar concentration in the rate law equation as raised to or raised to express the observed rate of the reaction, observed rate of reaction is called order of reaction। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो क्या क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द पावर्स टू विच द मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है ना, जो मोलर कंसंट्रेशन है उनकी पावर्स, दैट्स राइट, इन द रेट लो इक्वेशन। रेट लो इक्वेशन के अंदर जो मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, द पावर्स मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, ठीक है ना, इन द रेट लो इक्वेशन आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, जो कि क्या एक्सप्रेस करती हैं? ऑब्जर्व रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करती हैं। इन पावर का जो सम होता है दैट नॉन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसी को बेटा हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। दैट्स राइट, ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे अगर आपको कोई इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाए, आपको कहा जाए कि कोई भी रिएक्शन लिखी हुई है, एक एग्जाम्पल की बात करूं कि कोई भी रिएक्शन लिखी हुई है, वो कहता है कि 2a प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये है। अब अगर आपको यहाँ से कहूँ कि यहाँ पर मुझे लॉ ऑफ एक्टिव मास लगाइए, तो लॉ ऑफ अगर एक्टिव मास आप लगाओगे तो क्या होगा? लॉ ऑफ एक्टिव मास तो आपको कहेगा कि इस रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? एक्टिव मास ऑफ ए के और एक्टिव मास ऑफ बी, दोनों के प्रोडक्ट के। अब ए का यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो ए की पावर 2, और बी का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो बी की पावर 1 के। ये तो होगा लॉ ऑफ एक्टिव मास, ठीक है ना। बट इस चैप्टर में कहीं भी हमें लॉ ऑफ एक्टिव मास यूज़ नहीं करना, क्योंकि लॉ ऑफ एक्टिव मास एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? तो कहा गया कि प्रैक्टिकली जब नोट किया गया तो पता चला कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ए की कंसंट्रेशन जो है उसकी तो पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बी की जो कंसंट्रेशन उसकी पावर हाफ के प्रोपोर्शनल है। प्रैक्टिकली निकला ये डाटा। तो अब आपको बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है जो आपने रेट लॉ इक्वेशन लिखी हुई है उस रेट लॉ इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन है उनकी पावर का सम, तो 1 + ½ कर दीजिए, दैट इज 3/2, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या 1.5 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर एक सीधी सीधी सी बात आपके सामने आ गई होगी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसे तुक्के से नहीं बताया जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आपको लिखना है तो उसका पहले आपको रेट लॉ इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, उस रिएक्शन की रेट लॉ इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा, दैट्स राइट। और जब आप उसका रेट लॉ इक्वेशन लिखोगे तो रेट लॉ इक्वेशन तो प्रैक्टिकली लिखना पड़ेगा, तो प्रैक्टिकली आपको ये पावर्स नोट करके लिखनी पड़ेंगी, और प्रैक्टिकली जब पावर्स लिखोगे तो फिर उसका सम कर दोगे तो ऑर्डर आ जाएगा। इसका मतलब रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर जो होता है बेटा ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू होती है। पहली चीज़, रिएक्शन का जो ऑर्डर है ये कैसी वैल्यू होती है, प्रैक्टिकल वैल्यू होती है। दूसरा, रिएक्शन का जो ऑर्डर है ये फ्रैक्शनल हो सकता है, ठीक है ना, 1.5 फ्रैक्शनल हो सकता है। इवन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, ठीक है, प्रैक्टिकल होता है, फ्रैक्शनल होता है, 0 भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट मे बी नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ तुम्हें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में याद रखनी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, ठीक है। अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ और चीज़ें भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना होने के बाद अब देखिए ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम समझ सकते हैं एक और एग्जांपल से। देखना कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में N2O5 है, एग्जांपल देखना। मान लीजिए हमारे पास में N2O5 और N2O5 जो होता है इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। जब इसका डिकम्पोजिशन होता है तो इसके डिकम्पोजिशन से बनते हैं NO2 और साथ में रिलीज होती है O2 गैस। अभी ये बैलेंस नहीं है, जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ से 2 N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड लेते हैं, तो यहाँ से 4 NO2 और O2 गैस जो है वो बनती है, दैट्स राइट। तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। अगर आप इस बैलेंस इक्वेशन को देखोगे तो अगर आपने यहाँ लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया, हालांकि लगाना नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ दोनों में डिफरेंस। लॉ ऑफ मास एक्शन अगर आप लगाओगे तो मास एक्शन तो बोलेगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्टिव मास ऑफ N2O5। और लॉ ऑफ मास एक्शन में तो जो नंबर ऑफ मोल्स जो है ना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो सीधा ऊपर चला जाएगा, ये होगा लॉ ऑफ मास एक्शन। बट इस चैप्टर में लॉ ऑफ मास एक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपको इस रिएक्शन का ऑर्डर अगर डिसाइड करना है तो आपको इसका रेट लॉ इक्वेशन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, रेट लॉ इक्वेशन। अब रेट लॉ इक्वेशन जो है ये तो प्रैक्टिकली डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। अब प्रैक्टिकली कैसे डिसाइड करेंगे तो देखिएगा, प्रैक्टिकली कैसे डिसाइड करेंगे तो इसको मैं लॉ ऑफ मास एक्शन को तो रफ कर दूं, क्योंकि ये तो हमारे काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। देखिएगा साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसका ऑर्डर डिसाइड करने के लिए ये जो रिएक्शन है इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्होंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली और टेस्ट ट्यूब लेने के बाद में इस टेस्ट ट्यूब में N2O5 को फिल कर दिया, ठीक है, N2O5 को भर दिया और भरने के बाद उन्होंने रिएक्शन का रेट नोट किया, रिएक्शन का रेट कैलकुलेट किया। कहोगे सर रेट कैसे निकालेंगे, अरे बेटा रेट तो आप dR/dt से कैलकुलेट कर ही सकते हो, यहाँ से रेट निकाल लिया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, देखना रेट निकाल लिया उन्होंने, फिर उन्होंने क्या किया, ये जो N2O5 यहाँ से डाला, इस N2O5 की कंसंट्रेशन जो थी उस कंसंट्रेशन को डबल किया, कंसंट्रेशन को डबल किया, दुगुना कर दिया इसको। N2O5 की कंसंट्रेशन को डबल किया तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, उन्होंने पाया कि जब हम N2O5 की कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो जो रिएक्शन का जो रेट है ये रेट भी डबल ही हो जाता है। फिर उन्होंने क्या किया, N2O5 जो है उसकी कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया, हाफ कर दिया
तो जो रिएक्शन का रेट है ये रेट भी कैसा हो गया, ये भी हाफ ही हो गया। ठीक है, कंसंट्रेशन जो है उसको उन्होंने 3 टाइम्स कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो रेट भी 3 गुना ही हो गया, 3 गुना ही हो गया। ठीक है, तो अब ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है? एक्सपेरिमेंटल डाटाज हैं ये, कि अगर आपने दुगना कर दिया तो रेट भी डबल होता है। ठीक है, आधा कर दिया तो रेट भी हाफ हो गया है, 3 टाइम्स कर दिया तो रेट भी 3 टाइम्स हो गया। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक्सपेरिमेंट कर करके चेक किया। दैट्स राइट। तो फिर बताइएगा ये कब पॉसिबल हो सकता है? तो देखिएगा ये पॉसिबल कब हो सकता है, तो देखना, हमने ये जो आपके पास में